बस बहुत हुआ। माहिरा अब तक अपना गुस्सा संभाले बैठी थी, लेकिन अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे कहा, आप खुद को समझती क्या? मुंह में जो आएगा वो बोलेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा को गाली देने की? मेरी दी के नसीब में था, इसलिए जीजू उनको मिले। भूलिएगा मत, सबने हाथ जोड़े थे उनके आगे ताकि वो ये शादी करे और आप सबकी इज्जत बचे। रही बात मेरी, मैंने नहीं फंसाया आपके बेटे को। सब कुछ जानने के बाद भी आप कुछ समझना नहीं चाहती। मैं जब से इस घर में आई हूँ आपका यही रूप देख रही हूँ। सुबह शाम ताने, एक पल के लिए भी आप चैन से नहीं बैठने देती। सहने की भी एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट टूटती है तो इंसान चुप नहीं रहता। दो कोई की लड़की तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? ये बोल लावण्या ने माहिरा पर हाथ उठा दिया। वक्त रहते माहिरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, यही दो कौड़ी की लड़की आपके घर की बहू है, ये बोल माहिरा ने उनका हाथ झटक दिया। लावण्या का बिल्कुल भी एहसास नहीं था माहिरा ऐसा कुछ करेगी। माहिरा ने आगे कहा, सासू माँ मैं अपनी दी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। आप उन्हें जलील करती थी और वो चुपचाप सुनती थी। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है। मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। आइंदा से मुझसे इस तरह से बात मत कीजिएगा। माहिरा ने अपने दोनों हाथ बांध लिए। ठीक है, फिर आप अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो कोशिश करके देखिए। इतना कहकर माहिरा वहां से चली गई। लावण्या मन ही मन खुद से बोली, ये तो निहायत ही बदतमीज लड़की हैं। कैसे धड़ल्ले से जवाब दे रही थी। सिद्धि ने आज तक पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। ये तो उससे भी ज्यादा गैर गुजरी है। अब मैं यहाँ इसे रहने नहीं दूंगी। सिद्धि काफी देर से शिव के कैबिन के बाहर टहल रही थी। अंदर मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो नहीं गई। कुछ देर बाद एवांस उस कैबिन से बाहर निकला। उसे देख सिद्धि ने सवाल किया, क्या सर फ्री हैं? नहीं, क्लाइंट अभी भी अंदर हैं। मीटिंग अभी भी चल रही है। मुझे तो तेजस सर से फाइल लेनी थी, इसलिए मैं उनके कैबिन में जा रहा हूँ। आपको कुछ काम था क्या? सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। इवांश वहां से चला गया। सिद्धि ने उदास होकर शिव के कैबिन को देखा और फिर वहां से लौट गई। सच बात तो ये थी, जब से उसे पता चला उसकी तबीयत खराब थी, तब से उसे उसकी फिक्र सता रही थी। सिद्धि अपने काम पर वापस लौट गई। शाम को ऑफिस आवर खत्म हुआ तो अमर जी ने पूछा, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, साथ चलोगी बेटा? नहीं पापा, ये फाइलें कंप्लीट करनी थी, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। सिद्धि को शिव के पास जाना था, इसलिए उसने बहाना बना लिया। अमर जी के जाते ही वो शिव के कैबिन की तरफ बढ़ गई। वहीं जब पहुंची तो तेजस से उसकी मुलाकात हो गई। भाभी, आप यहाँ बिग ब्रो से मिलने आए हैं? मैं भी उन्हीं से मिलने आया था, लेकिन वो शायद किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। मैं भी घर देर से आए। कौन सा जरूरी काम? कहाँ गए हैं? अपने कुछ भी नहीं पूछा। सिद्धि की बेताबी देखकर तेजस बोला, वो मेरे सामने नहीं गए। अगर जाते तो जरूर पूछ लेता, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? सिद्धि ने खुद को नॉर्मल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अचानक चले गए तो। सिद्धि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तेजस ने कहा, बड़े पापा निकल चुके हैं, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ, आप साथ चलिए। सिद्धि के पास न कहने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो तेजस के साथ घर के लायक निकल गई। आनंद जब घर लौटा तो काफी थका हुआ था। लावण्या उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। वो सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी लावण्या ने उसे आवाज देकर रोक दिया। अच्छा हुआ आनंद तुम आ गए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम बाद में बात करें, आनंद ने कहा तो लावण्या ने तुरंत नमे सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, बात अभी इसी वक्त होगी। तुमने तो लाकर बिठा दिया उस लड़की को हमारे सिर पर। कितनी बदतमीज है वो, जानते हो मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की है उसने। मैंने कभी नहीं सोचा था मासूम से चेहरे के पीछे इतना शाती दिमाग छिपा रखा है। आज मुझसे जुबान लड़ाई है, कल को मुझ पर हाथ भी उठाएगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? माहिरा ऐसी लड़की नहीं है, वो क्यों ये सब करेगी? आनंद ने जब माहिरा के पक्ष में कहा तो लावण्या के चेहरे का रंग ही बदल गया। तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो? मतलब बीवी के आने के बाद माँ की कोई परवाह ही नहीं रही?
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धमकी दी। मैं आज ही आनंद को बोलूंगी और वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। आप जो कुछ कह रही हैं वो सच कैसे हो सकता है? माहिरा ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी है तो जरूर कोई बात सुई होगी। वैसे भी ताली एक साथ से नहीं बजती। मैं बात करना हूँ उससे। पूछूं तो सही, उसने ऐसा क्यों किया? आनंद ने बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से बात की। लावण्या को अब भी लग रहा था आनंद उसकी बात नहीं समझ रहा। आनंद अपने कमरे में चला गया। लावण्या अपने आप से बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बेटा खो दिया। उसे बीवी सही लग रही है और मैं गलत। सचमुच उस लड़की ने काला जादू किया है और उस पर। आनंद को कमरे में आते देख माहिरा बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मन ही मन में उसने बहुत कुछ सोच लिया था। सच पूछूं तो उसे डर भी लग रहा था। आनंद के चेहरे से उसकी थकान मालूम चल रही थी। माहिरा मन ही मन खुद से बोली, माँ चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने तो बहुत कुछ गलत कहा होगा मेरे बारे में। आनंद न जान मेरी बात पर यकीन करेंगे भी या नहीं। आनंद ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा। उसने माहिरा की तरफ देखा भी नहीं था और यही बात माहिरा को परेशान कर रही थी। आनंद ने हाथों की स्लीव्स फोल्ड की और वही सोफे पर बैठ गया। उसने अब कहीं जाकर माहिरा की ओर देखा। आनंद ने कहा, कुछ बात करनी है तुमसे, यहाँ आओ। माहिरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। वो आनंद के पास चली आई। आनंद ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया। माँ से बात हुई है मेरी? आनंद, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे बताऊं आपको मैंने? माहिरा को घबराया हुआ देखकर आनंद बोला, रिलैक्स माहिरा, मैंने डांटा नहीं है तुम्हें, तुम घबरा क्यों रही हो? आराम से मुझे पूरी बात बताओ। आनंद ने बड़े ही प्यार से बात की ताकि वो बिना डरे खुलकर बात कर सके। माहिरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं समझती हूँ, मैं उनकी बातों को इग्नोर भी करती हूँ, लेखा आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने माँ पापा को बहुत कुछ कहा। मानो कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए बुरी बातें मैं नहीं सुन सकती। उन्होंने दी को बुरा भला कहा। मैं खुद के लिए सब बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन उनके लिए नहीं। वो मेरे लिए मेरी माँ से कम नहीं है। मैंने बस इन बातों के लिए उनसे कहा कि वो कुछ गलत न कहे और यही मेरी गलती है। आप नाराज हैं न मुझसे? क्या मेरे चेहरे को देखकर लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? आनंद के ये कहने पर माहिरा ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। उसने नमे सिर हिला दिया। आनंद चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेरकर बोला, मैंने उनकी आदतें जानता हूँ, इसलिए उनकी कही बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा ही था वो तुम्हें टीज करेगी, इसलिए मैं ये घर छोड़ देना चाहता था। पर बड़ी माँ ने रोक लिया। वो चाहती हैं ये परिवार ने बिखरे। मुझे लगता है चीजें संभालना और मुश्किल हो जाएगा। हम जल्द ही कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। माहिरा को अब बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस परिवार को अलग करने की वो वजह बन चुकी हैं। माहिरा ने आनंद का हाथ थामकर कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे लिए इस परिवार को बिखरने मत दीजिए। मैं आगे से खुद के गुस्से पर काबू रखूंगी। माँ गुस्से में कुछ भी कहेगी ध्यान नहीं दूंगी। वो एक बार कहेंगी, 2 बार कहेगी, एक न एक दिन वो अपने आप ही चुप हो जाएगी। मेरी वजह से इस परिवार को मत तोड़िए। बहुत मुश्किल से नसीब होता है बड़ी माँ, बड़े पापा और आपके पापा भी तो हो। वो लोग मुझसे कुछ नहीं करते। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी समझदार हो। चलो अच्छा है, जब तुम हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा बराबर साथ दूंगा। तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आनंद की बातों पर माहिरा मुस्कुरा दिया। उसका सारा डर दूर हो चुका था। माहिरा ने आगे बढ़कर आनंद के गालों पर किस कर लिया। थैंक यू सो मच। आनंद कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। माहौल काफी अलग था। आनंद को थोड़ी हिचकिचाहट सी होने लगी। शायद माहिरा के लिए मन में जो फीलिंग्स थी वो काफी अलग थी। उसे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आनंद को बहुत वक्त लगने वाला था। आनंद सोफे से उठते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ। आनंद दूसरे रूम में चला गया। दरवाजा बंद कर वो उससे टिककर खड़ा हो गया।
उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धि मेरा पास्ट थी, माहिरा मेरा प्रेजेंट है। मैं अपने पास्ट की वजह से माहिरा के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं करूंगी। मुझे खुद को संभालना सीखना होगा। अब माहिरा ही मेरा सब कुछ है। आनंद ने अपनी आंखें खोल ली। खुद समझाने की वो पूरी कोई कर रहा था, पर दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। माहिरा इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। खुद को देखकर माहिरा बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद की फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, पर शायद इतनी हिम्मत नहीं है अभी मुझ में। सिद्धि बंद खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। शायद शिव का इंतजार कर रही थी। सिद्धि ने अपना फोन उठाया। शिव के नंबर को वो बार बार देख रही थी, लेकिन नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं थी। सिद्धि ने फोन बंद कर दिया। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला। सिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा। शिव लौट आया था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। वो टाई की नोट ढीली करते हुए बेड पर आकर बैठ गया। कैसी रही मीटिंग? सिद्धि ने पूछा। शिव ने कोई जीवित नहीं दिया। वो चादर तानकर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर देना। शिव का रवैया काफी अजीब था। न उसने कपड़े बदले और न ही ठीक से बात की। सिद्धि उसके पास चली आई। आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। मैंने बाहर खा लिया था। ठीक है, लेकिन कपड़े तो बदल लीजिए। इन कपड़ों में आप सो नहीं पाएंगे, सिद्धि ने फिर कहा। लेटा शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि उसकी ओर अपना हाथ बाने से हिचकिचा रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने उसके माथे को छूकर देखा। शिव उसका हाथ हटाते हुए बोला, हो क्या गया है तुम्हें? मुझे नींद आ रही है। हटो भी यहाँ से। आपका शरीर तप रहा है। आपको बुखार है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सिद्धि उठने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्यों फिक्र है मेरी? इतने से बुखार से मर नहीं जाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डॉक्टर को बुलाने दीजिए। सिद्धि की बात काटते हुए शिव बोला, मैंने कहा न, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे दूर होना अच्छा लगता है न, तो फिर जाओ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। शिव ने बड़ी ही बेरुखी से बात की। सिद्धि को उसकी हरकतें बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन उसे इस हाल में छोड़ा भी नहीं जा रहा था। सिद्धि कमरे से बाहर चली गई। उसने डॉक्टर को कॉल किया। उसे शिव की बहुत फिक्र हो रही थी। डॉक्टर को आने में करीब आधे घंटे का वक्त लग गया। सिद्धि उन्हें अपने कमरे में ले आए। इन्होंने मुझे फीवर तक चेक नहीं करने दिया। आई एम श्योर बुखार बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से उसे चेक किया। शिव इस वक्त होश में नहीं था। डॉक्टर ने कहा, पूरे 104 डिग्री बुखार है। इन्हें देखकर लगता है बुखार काफी लंबे से था। इन्हें मुझे इंजेक्शन देना होगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? सिद्धा के पूछने पर डॉक्टर बोले, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां देनी होगी। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं। जब ये होश में आ जाए तो इनका टेम्परेचर एक बार देख लीजिएगा। बुखार कम नहीं हुआ तो मुझे एक बार फिर से कॉल कर लीजिएगा। सिद्धि ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने सिद्धि को मेडिसिन लिखकर दी। उनके जाने के बाद सिद्धि नीचे चली आई। रात काफी हो गई थी। हर कोई अपने कमरे में सो रहा था। सिद्धा फ्रिज के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। वो भागती हुई वॉशरूम में चली गई। मन घबरा रहा था उसका। वोमिटिंग के बाद सिद्धि वापस किचन में चली आई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। एक अजीब सी स्मेल थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। सिद्धि ने एक बर्तन में ठंडा पानी निकाला और अपने कमरे में वापस चली आई। उसने शॉल उतारकर सोफे पर रखा और साड़ी का आंचल कमर में टांक लिया। उसने ठंडे पानी की पट्टी शिव के माथे पर रखा। शिव होश में नहीं था। अगर होता तो जरूर उसे इस बात का एहसास हो जाता कि सिद्धि को इस वक्त उसकी कितनी फिक्र थी। रात यूं ही गुजर गई। सिद्धि की आंखें भारी हो रही थी और वो यूं ही बैठे बैठे सो गई। शिव ने करवट ली तो उसकी नींद टूट गई। मारे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने जब हाथ रखा तो देखा वो भीगा हुआ रुमाल था।
सिद्धि वही उसके सिरहाने बैठी सो रही थी। वॉशरूम जाना है तो क्या साथ चलोगी? शिव के ये कहते ही सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। शिव के वॉशरूम जाते ही सिद्धि उठ खड़ी हुई। सुबह के 6 बज रहे थे। सिद्धि जब नीचे आए तो देखा अभी भी कोई जागा नहीं था। उसने शिव के लिए दलिया तैयार किया और ऑरेंज जूस बनाया। सिद्धि जब कमरे में लौटी तो देखा शिव अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठा था। कमाल है, कल रात बुखार से तप रहे थे और अब उठते ही काम पर लग गए। सिद्धि ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और शिव के पास चली आई। उसने बिना कुछ कहे उसका लैपटॉप ले लिया। उसने जब हाथ रखा तो देखा वो भीगा हुआ रुमाल था। सिद्धि वही उसके सिरहाने बैठी सो रही थी। शिव ने जब टेबल पर रखी मेडिसिन देखी तो उसे अंदाजा लगाते देर नहीं लगा कि कल रात डॉक्टर आए थे। शिव ने मन में कहा, मेरी फिक्र भी करती हो और दूर जाने के बहाने भी ढूंढती हो, कह क्यों नहीं देती? मुझसे प्रॉब्लम क्या है? शिव उठने लगा तभी सिद्धि की नींद भी टूट गई। वो चौंकते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या किया तुमने? सिद्धि, मैं काम कर रहा हूँ। शिव ने कहा, कल रात डॉक्टर ने चेक किया था, 104 डिग्री बुखार था। सीरियसली खुद की फिक्र नहीं आपको? सिद्धि ने शिव के माथे को छूकर देखा। बुखार अभी भी है और इस हाल में आपको काम करना है? हाँ, काम करना है। मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। शिव ने फिर से बेरुखी से बात की। सिद्धि ने ड्रोल से थर्मामीटर निकाला और शिव की ओर बढ़ाकर बोली, ठीक हो जाए, नहीं करूंगी फिक्र। तुम्हें मुझसे नफरत है ना? शिव के ये पूछने पर सिद्धि ने गुस्से में कहा, कब क्या बात करनी चाहिए आपको नहीं मालूम? मुझे चेक करना, इस वक्त फीवर कितना है? मुझे चेक करना है, मुझे नहीं करवाना। ये बोल शिव ने अपना चेहरा फेर लिया। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? नाश्ता तैयार है, आपको मेडिसिन भी लेनी है। सिद्धि के इतना कहने पर भी शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि को अब उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धि कमरे से बाहर चली गई। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो नंदिता के कमरे के पास पहुंची। उसने दरवाजा नोक किया। सुबह सुबह इस तरह दरवाजा नोक करने पर नंदिता और अमरजी दोनों की नींद खराब हो गई। इतनी सुबह सुबह कौन है? अमरजी ने पूछा। मैं देखकर आती हूँ। नंदिता ने जाकर दरवाजा खोला। सिद्धि को देख नंदिता ने पूछा, क्या बात है सिद्धि, तुम इस वक्त यहाँ? माँ, आप मेरे साथ आइए। सिद्धि उनका हाथ पकड़ उन्हें बाहर ले आई। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? वो मेरी कोई बात नहीं सुनते, हर एक बात में उल्टा जवाब। मैं परेशान हो गई हूँ। सिद्धि, रिलैक्स, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कौन तुम्हारी बात नहीं मानता? इतनी सुबह सुबह तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके बेटे की बात कर रही हूँ। कल रात उन्हें 104 डिग्री बुखार था। अभी भी मेरी नहीं सुन रहे। दवा लेने की बजाय कंपनी का काम कर रहे हैं। सिद्धि ने नंदिता को पूरी बात बताई। उसे इतनी तेज बुखार था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। नंदिता और सिद्धि शिव के कमरे में चले आए। शिव को क्या मालूम था वो उसकी मॉम को बुलाने गई हैं। शिव, क्या हुआ है तुम्हें? सिद्धि ने अभी बताया तुम्हारी तबीयत खराब है और ये क्या तुम अभी भी काम में लगे हो? अपनी फिक्र नहीं है तुम्हें? इधर आओ देखूं तो। नंदिता ने उसके माथे को छूकर देखा। तुम्हें तो अभी भी बुखार है, तुमने दवा भी नहीं ली ना? सिद्धि, इसके लिए नाश्ता तैयार करो, देखती हूँ ये दवा कैसे नहीं लेता। मॉम, मैं ठीक हूँ। आप तो छोटी चीज को इतना बड़ा इशू बना रही हैं। सिद्धि नाश्ते की ट्रे लेकर वापस चली गई। नंदिता शिव से बोली, तुम ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे। मॉम, आई एम फाइन। आप खामखा टेंशन ले रही हैं। तुम मुझे बनाने की कोशिश मत करो। चलो देखूं तो सही बुखार कितना है। नंदिता की बात शिव को माननी पड़ी। 104 डिग्री देख रहे हो न अपना टेम्परेचर? अभी भी तुम्हें यही कहना है कि सब ठीक है? तुम फिलहाल कोई काम नहीं करोगे और किया न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धि शिव ने की दूसरी बार नाश्ता ले आई। नंदिता ने सिद्धि से कहा, इसे अभी भी बुखार है बेटा, वो भी 104 डिग्री। तुम ये मुझे दो, मैं इसे खिलाती हूँ। तुम बस मेडिसिन निकाल दो। नंदिता को बुलाकर सिद्धि ने सही फैसला लिया था। अब उसकी सारी जिद बेकार जा रही थी।
नंदिता ने शिव को अपने हाथों से नाश्ता कराया और मेडिसिन दी। शिव, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मॉम प्लीज अब बस कीजिए ना, मुझे जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर की। प्लीज अब मुझे रेस्ट करने दीजिए। ठीक है, तुम आराम करो। सिद्धि यही है, कुछ भी चाहिए हो उससे कह देना। नंदिता उठकर सिद्धि से बोली, आज ऑफिस मत जाओ, इसका ध्यान रखे। शिव के डैड सब संभाल लेंगे। अपनी बात पूरी कर नंदिता वहां से चली गई। सिद्धि ने जाकर दरवाजा बंद किया। वो अंदर आई तो शिव ने कहा, क्या जरूरत थी मॉम को बताने की? बेकार में उन्हें परेशान कर दिया ना। आप सीधे सीधे मेरी बात मान लेते तो मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धि ने वही कहा जो सच था। शिव ने उसे बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया था। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी तो शिव ने कहा, आई एम सॉरी। शिव बहुत ही कम माफी मांगा करता था। सिद्धि ने मुड़कर उसे देखा। तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया न, मैंने उन सबके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्योंकि शिव आगे नहीं बोल पाया। सिद्धि भी इंतजार कर रही थी वो आगे क्या कहेगा। शिव उसकी ओर देखकर पूछा, जब ठीक हो जाऊंगा साथ में डिनर पर चलोगी? सिद्धि एक पल के लिए शांत रही, लेकिन फिर ज्यादा सोच विचार न करते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। शिव ने आगे कहा, रात बहुत डर गई थी न मुझे लेकर, इतनी कि मेरे पास बैठकर माथे की पट्टियां बदलती रही। मेरे मरने का डर सता रहा था। सिद्धि ने इस बार गुस्से से कहा, आप अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? अगर मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो अपने हाथों से आपका गला दबा दूंगी। शिव उसकी इस धमकी पर मुस्कुरा दिया। सिद्धि ने उससे अपना ध्यान हटा लिया। शिव मन ही मन खुद से बोला, मुझे लगा था तुम मुझसे सचमुच नफरत करती हो इसलिए दूर भागती हो, लेकिन सच तो ये है तुम्हें मेरी बहुत परवाह है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। पर पता नहीं क्यों तुम खुद को रोके हुए हो, इसकी वजह नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द ये वजह जानकर रहूंगा ताकि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर सकूं। सिद्धि बालकनी में चली आई। कल रात जो कुछ हुआ सब उसकी आंखों के सामने था। वो खुद में उस नफरत को तलाश कर रही थी जिसे उसने शिव की एब्स में बसाया हुआ था। कल रात वो नफरत कहाँ चली गई थी? उसकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर सिद्धि की आंखों में आंसू क्यों थे? क्या उसने उसे माफ कर दिया? ये कैसे हो सकता है? वो उसे माफी कैसे दे सकती हैं, जबकि उसने तो खुद से कहा था मौका मिले तो वो अपने हाथों से शिव को मार सकती हैं। अब तो 24 घंटे उसके साथ रहती है। उसे मारने के बहुत से मौके हैं उसके का, फिर कल रात उसने खुद को क्यों रोक लिया? यही सब सवाल सिद्धि को बार बार परेशान कर रहे थे। सिद्धि की नज़र बालकनी में रखे पौधे पर गई। एक छोटे से गमले में कुछ दिन पहले सूरजमुखी का पौधा उगा था, लेकिन वो फिर मुरझा गया। सिद्धि को उसमें अपना अक्ष नजर आ रहा था। तुम्हें वक्त पर पानी दिया फिर भी तुम मुरझा गए। मैं भी खिलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन खिल नहीं पाती। कहीं मुझे उससे? नहीं, हरगिज नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वो मेरा मुकद्दर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। सिद्धि झटके से उठ खड़ी हुई और उसका हाथ लगने से वो गमला भी टूटकर नीचे गिर गया। सिद्धि ने मुंह पर हाथ रख लिया। शायद थोड़ा वक्त देने से वो पौधा फिर से खिल सकता था, लेकिन सिद्धि की एक गलती ने उस पौधे को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। सिद्धि ने झुककर उस पौधे को बड़ी ही आत्मीयता से छुआ। वो जानती अब ये पौधा कभी नहीं खिल पाएगा, और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखें भी नम हो गई। सुबह का वक्त, आनंद का कमरा। माहिरा ने फोन चार्जर पर लगाया और टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, आनंद भी ठीक उसी वक्त वॉशरूम से बाहर निकला। दोनों को ही मालूम नहीं था यूं एक दूसरे से टकरा जाएंगे। माहिरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो टकराकर गिरने लगी थी। आनंद ने वक्त रहते उसकी कमर पर हाथ रख उसे संभाल लिया। पल भर के लिए दोनों की ही सांसें तेज हो चुकी थी। माहिरा ने जब महसूस किया वो ठीक हैं तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसका चेहरा आनंद के चेहरे के बेहद करीब था। आनंद ने पूछा, तुम ठीक हो? माहिरा के गले से एक आवाज नहीं निकली। उसने बस हाँ में अपनी पलकें झपका दी। आनंद उसे ठीक से खड़ा किया और उससे दूर हो गया।
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम बाहर ही खड़ी हो। सॉरी, मुझे कहना चाहिए, मैं जल्दबाजी में थी, माहिरा ने कहा। आनंद दरवाजे से साइड हट गया। ठीक है, फिर जाओ। माहिरा चुपचाप वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद कर उसने गहरी सांस ली। धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी उसकी। मुझे क्या हो जाता है उनके करीब आने पर? दिल इतनी तेजी से धड़कता है मानो अभी बाहर आ जाएगा। आनंद ने फाइलें उठाई और उन्हें देखकर बोला, शिट, मैं भी न, इसे जल्द से जल्द सबमिट करना था और मैंने अभी तक इसे घर परिवार रखा हुआ है। आज कॉलेज चला जाता हूँ, बाद में कोई और काम करूँगा। आनंद रेडी होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर पहुँचा। लावण्या भी अभी अभी वहाँ आई थी। आनंद ने पूछा, माँ आज नाश्ते में क्या है? अब तो शादी हो गई है तुम्हारी। अब से भी अधिक ये सवाल माँ से कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे खाने पीने का ख्याल तुम्हारी बीवी को रखना चाहिए? लावण्या ने कहा। तभी वनराज उनके पीछे से गुजरते हुए बोले, तुम शादी के बाद से कितने दिन किचन में गई हो? आखिर आपका मतलब क्या है? मैं आपके खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। वैसे भगेल, आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं। लावण्या की इस बात पर वनराज मुस्कुरा दिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आनंद कोई छोटा बच्चा नहीं है। किचन में काम करने के लिए सर्वेंट है घर में। तुम ये चाहती हो तुम्हारी बहू पढ़ाई लिखाई छोड़कर किचन का काम देखे? इससे पहले लावण्या कुछ कहती, नर्मदा जी बोली, क्या ही जरूरी है, जब भी फुर्सत मिलती है माहिरा किचन का काम भी संभालती हैं। आज का नाश्ता उसी ने तेरा किया है। ये सुनने के बाद लावण्या कुछ बोल ही नहीं पाई। आनंद ने नर्मदा जी से कहा, बड़ी माँ क्या जरूरत है इन सब की? मैं चाहता हूँ वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। आप सब उसे घर का काम मत दिया कीजिए। माहिरा ने आते वक्त आनंद की बातें सुन ली थी। माहिरा ने आनंद के बगल वाली चेयर खिसकाई और उस पर बैठते हुए बोली, मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया था। मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी से किया। डोंट वरी, इन सब कामों से मेरा पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकेगा। फिर भी मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। माहिरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। उसने शिव की प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा, खाते वक्त बातें नहीं करते। लावण्या माहिरा को मिल रही अटेंशन देखकर जल भुन रही थी। वनराज ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो मुझे भी खाने को कुछ दो। देखने से थोड़ी न पेट भरेगा। लावण्या ने उन्हें घूरकर देखा और फिर उनकी प्लेट में नाश्ता सर्व कर दिया। नाश्ते के बाद आनंद माहिरा को उसके कॉलेज छोड़ने गया। किसी का कॉल आ रहा था, इसलिए आनंद ने फोन रिसीव कर लिया। आनंद की गाड़ी अभी भी कॉलेज से कुछ दूरी पर खड़ी थी। दिव्या आनंद के गार्ड्स को पहचान गई। उसे लगा वो लोग अभी अभी आए हैं। दिव्या भागकर आनंद के पास पहुंची। माहिरा आ गई क्या? आनंद कॉल कट करते हुए बोला, हाँ वो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के अंदर गई हैं। ओह, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ। ये बोल दिव्या जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने रुककर आनंद से कहा, माहिरा लकी हैं जिसे ने इतने वक्त से प्यार कर रही थी वो उसका हस्बैंड बना है। आनंद को समझ नहीं आया दिव्या ने अभी अभी क्या कहा। आनंद ने नासमझी से पूछा, मतलब यही कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता जिससे वो सीक्रेटली प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। मैं स्कूल टाइम से उसकी फ्रेंड हूँ, तब से उसे जानती हूँ। आप ही उसके पहले क्रश थे। उसने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया और उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो पहले से ही किसी और की सो चुकी हैं। हमने उसे कितना समझाया कि वो आपको अपनी दिल की बात बता दे, लेकिन वो कहती थी एक सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। फाइनली आज आप उसके हस्बैंड हैं। आप दोनों को साथ देखकर सही खुशी होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना सुबह के लेक्चर के लिए देर हो जाएगी। अपनी बात पूरी कर दिव्या वहाँ से चली गई। आनंद सोच में पड़ गया। उसे तो कभी मालूम ही नहीं चला कि माहिरा उसे पसंद करती हैं। वो जिससे छुपकर प्यार करता आया है, कभी उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पाया, और जो उसे पसंद करती आई हैं वो कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। न जाने उनकी किस्मत उनसे कौन सा खेल खेल रही थी। बचपन से लेकर अब तक की सभी यादें आनंद के आंखों के सामने तैरने लगी। माहिरा का उससे बात करना, उसे देखकर मुस्कुराना। आनंद कभी समझ ही नहीं पाया इन सब के पीछे उसका प्यार छिपा है। आनंद काफी देर तक यूं ही खड़ा रहा। ड्राइवर ने पूछा, सर क्या अब चले?
आनंद ने हाँ में जवाब दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शिव को आज आराम करने के लिए कहा गया था। सिद्धि पूरे दिन उसके साथ कमरे में रही। कितनी ही बार उसने खाने का पूछा, शिव के हर छोटे से छोटे काम को वो कर रही थी। सिद्धि ने थर्मामीटर शिव की ओर बढ़ाया हुए कहा, इसे मुंह में रखिए, मुझे टेम्परेचर चेक करना है। शिव ने चुपचाप उसकी बात मान ली। अब की बार बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। सिद्धि ने एक चैन की सांस ली। बुखार नहीं है, फिर भी अब है, आपको रेस्ट करना है, कहीं वापस न आ जाए। सुनो सिद्धि, आज तेजस की फ्लाइट है ना? शिव ने पूछा। हाँ, पैकिंग हो चुकी है। 8 बजे की फ्लाइट है, वो लोग 6 बजे निकलने वाले हैं। मुझे तेजस से मिलना है। शिव उठने लगा तो सिद्धि बोली, मैं उन्हें बुला लाऊं? नहीं, मैं खुद मिल लूंगा। ये बोलकर शिव वहां से चला गया। तेजस इस वक्त कमरे में रेडी हो रहा था। शिव जब वहां पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। शिव ने दरवाजा नॉक किया तो तेजस का ध्यान उसकी ओर गया। बिग ब्रो, आप बड़ी माँ ने बताया आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ मॉम, तो यूं ही परेशान हो जाती हैं। तुम वहाँ कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 1 हफ्ते के लिए, लेखा बता नहीं सकता। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आ जाएंगे, नहीं तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, तेजस ने कहा तो शिव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अपना ख्याल रखना, रिजवान से कह दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। बिग ब्रो, आपसे कुछ कहना था। मॉम बहुत टेंस रहने लगी हैं आजकल, प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हें चाची की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तेजस आगे बढ़कर शिव के गले लग गया। सिद्धि दरवाजे को थामकर खड़ी थी। उसका सिर चकरा रहा था। सिद्धि ने माथे पर हाथ रख लिया, मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? कभी मुझे भी तो बुखार नहीं हो गया। सिद्धि नंदिता की आवाज सुनकर सिद्धि उनके पास चली आई। शिव कहाँ है इस वक्त? उसका बुखार कम हुआ या नहीं? हाँ, अभी ठीक हैं। फीवर भी नहीं है। वो तेजस के कमरे में गए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे भी उससे काम था, मैं उनके पास जाती हूँ। ये बोल नंदिता वहां से चली गई। सिद्धि आगे बढ़ी तो उसे नीचे हॉल में बैठी मंदाकिनी जी दिखाई दी। काफी परेशान लग रही थी वो। सिद्धि उनके पास चली आई। दादी, आप इतनी चुप चुप सी क्यों हैं? परिवार के सदस्यों से घर बनता है, सबके जाने से ऐसा लग रहा है जैसे घर घर नहीं है। आज तेजस और इशिता भी जा रहे हैं। मंदाकिनी जी की बातों से स्पष्ट था कि वो उदास हैं। सिद्धि ने उसे साइड से गले लगा लिया। वो लोग जरूरी काम से जा रहे हैं, फिर वापस भी तो आएंगे। आप जानती हैं न, वसंत के बाद पतझड़ आता है। पेड़ की शाख से हर कमजोर पत्ता टूटकर गिर जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं होता था। फिर से नए पत्ते आते हैं। वसंत के लौटने से बाग एक बार फिर हरा भरा हो जाता है। मंदाकिनी जी सिद्धि की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। इतनी गहरी बातें कहाँ से सीखी तुमने? जब भी पापा के पास बैठती थी तो अक्सर उनके मुंह से सुनती थी। मैं तो प्रकृति के बीच पलकर बड़ी हुई हूँ। सुबह पहाड़ों के बीच उगता सूरज, खिली हुई धूप, फूलों की फसलों से लहलहाती जमीन, सिंदूरी शाम, ठंड का मौसम ढलते ही विदेशी पक्षियों के लिए आरामगाह। मैं इन सबको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ दादी। ये सब खूबसूरती एक मुर्दे में भी जान डाल देती हैं। इंसान फिर से जी उठता है। तुम्हारे मुंह से नैनीताल की खूबसूरती सुनकर मेरा भी मन कर रहा है वहां पहुंच जाऊं। सच पूछूं तो कभी से कभी इस शहरी जिंदगी से तनाव सा होने लगता है। मंदाकिनी जी और सिद्धि के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी तेजस और इशिता नीचे आए। ड्राइवर उन दोनों का लगेज गाड़ी में रखने चला गया। मंदाकिनी जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इशिता और तेजस ने उनके पाँव छुए। चलता हूँ दादी, तेजस ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, ऐसा नहीं कहते, लौटकर फिर आता हूँ ये कहते हैं। बाकी सबसे मिलकर वो लोग वहां से चले गए। शिव उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। सिद्धि को अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में चली आई। सुबह से तीसरी बार था जब वो वोमिटिंग कर रही थी। सिद्धि ने साफ पानी से अपना चेहरा धोया। उसने खुद का चेहरा आईने में देखा। मुझे हो क्या गया है? सिर्फ आज नहीं, बीते कुछ दिनों से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं? रात का वक्त, राव विला।
माहिरा ने गुनगुनाते हुए बेड की चादर बदल रही थी। वो अब खुश रहने लगी थी। कमरे में इस वक्त वो अकेली थी। जैसे ही उसे पिलो उठाया कुछ फटने की आवाज आई। टेबल में फिसने की वजह से साड़ी फट गई, ज्यादा नहीं फटी थी। माहिरा ने बुरा सा मुंह बना लिया। मुझे सचमुच दिमाग नहीं है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। कितनी प्यारी साड़ी थी और अब इसे मैंने फाड़ डाला। माहिरा ने कबर्ड खोला और अपने लिए दूसरी साड़ी ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। दी बताओ न मैं कैसी लग रही हूँ। आज फेयरवेल है और हमारा ड्रेस कोड साड़ी है। माहिरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर से डार्क रेड कलर की लिपस्टिक। सिद्धि ने कहा मुझे नहीं मालूम ये रंग तुम पर इतना खिलेगा, पर इतना डार्क मेकअप करने की क्या जरूरत है। क्यों बोल्ड लग रही हूँ ना। ये बोल माहिरा हंस पड़ी हैं। हंसती हुई जब वो पीछे मुड़ी तो कुछ गिरने की आवाज आई। आनंद के हाथ से किताबें छूटकर नीचे गिर गई थी। माहिरा को देख आनंद बोला ये माहिरा हैं। ओ माय गॉड, तुम इतनी गोर्जस लग रही हो, पहचान ही नहीं पाया। ये सब याद कर माहिरा मुस्कुरा रही थी। पहली बार इस रंग की साड़ी पहनी थी मैंने और आनंद को बहुत पसंद आई। आज उन्हीं की पसंद पहनूंगी, माहिरा डिसाइड कर चुकी थी। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची। लाल रंग की साड़ी उस पर खिल रही थी। होठों पर उसने डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। हाँ, इस मेकअप में वो और दिनों से अलग लग रही थी, मानो बचपना कहीं छिप सा गया हो। माहिरा ने किसी के कदमों की आहट सुनी। हड़बड़ाकर की वजह से नेल पॉलिश नीचे गिर गई। माहिरा उसे उठाने के लिए नीचे झुक गई। आनंद अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। उसने कोट उतारकर बेड पर रखा। शर्ट के बटन्स उसने खोलने शुरू ही किए थे कि तभी माहिरा ऊपर उठी। पल आनंद ने टोका तुम नीचे क्या कर रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस नेल पॉलिश उठा रही थी। ये कहते हुए माहिरा उसकी ओर पलटी। आनंद की नजरें उस पर जम सी गई। दिल की धड़कनें धीमी धीमी रफ्तार से बढ़ने लगी थीं। माहिरा ने चेहरे पर आए बालों को साइड किया, तभी आनंद से उसकी नजरें टकराई। माहिरा को अच्छा लग रहा था। कहीं न कहीं उसे एहसास था कि आनंद की नजरें उससे नहीं हटेंगी और ऐसा ही कुछ हुआ। माहिरा मन ही मन खुद से बोली आनंद को ये रंग मुझ पर अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, मेरी तारीफ भी नहीं की। आनंद को दिव्या की कभी हुई बातें याद आ गई। माहिरा लकी हैं जिसे ने इतने वक्त से प्यार कर रही थी, वो उसका हस्बैंड बना है। आनंद ने अपनी पलकें झपका दी। माहिरा आनंद के पास चली आई। आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ। माहिरा उसके बगल से होकर जाने लगी तो आनंद ने उसकी कलाई पकड़ ली। माहिरा की हिम्मत नहीं हुई पीछे पलटकर उसे देखने की। उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद उसके सामने चला आया। क्या ये बात सच है कि मैं तुम्हारा? आनंद खुद ये सवाल पूछने से हिचकिचा रहा था। माहिरा भी सोचने लगी आखिर वो कौन सा सवाल पूछना चाहता है। आनंद ने फिर कोशिश की तुम मुझसे। एक बार फिर आनंद कुछ नहीं कह पाया। माहिरा ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आई लव यू इतना कहकर माहिरा उसके नजदीक चली आई और देखते ही देखते उसके होठों को छू लिया। आनंद की हिम्मत के आगे उसकी हिम्मत ज्यादा बढ़ी थी। आनंद अभी भी हैरान था। आखिर हो क्या रहा है। आनंद के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। एक तरफ सिद्धि का उसका हाथ जोड़कर जाना और दूसरी तरफ माहिरा का उसका हाथ थामना। माहिरा आनंद से अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली बहुत चाहती हूँ। आज से नहीं, बीते कुछ दिनों से भी नहीं, बचपन से, तब से जब प्यार शब्द का मतलब भी नहीं जाना था। आपके अलावा इस दिल में किसी को जगह ही नहीं दी मैंने। कोशिश की आपसे कहूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, आपको बताऊं कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या महसूस करती हूँ। आपको लेकर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप अपने से लगते हैं। खुलकर आपसे बातें शेयर करती ही, लेकिन दिल की बात कभी बोल ही नहीं पाई। मेरी किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है। मैं नहीं जानती ये बात मैं कभी कह भी पाती या नहीं। 100 बात की एक बात जान से भी ज्यादा चाहती हूँ आपको। आनंद की सांसें ही रुक गई थी। सचमुच माहिरा में उससे ज्यादा हिम्मत थी। आनंद बस यूं ही उसे देखता रह गया। माहिरा की आंखें उसके होठों के हिलने का इंतजार कर रही थी। वो सुनना चाहती थी उसका जवाब। आनंद की पलकें झपी।
उसने माहिरा के कमर पर हाथ रख उसे अपने नजदीक खींच लिया और अपने कांपते होठों से उसके अधरों को छू लिया। माहिरा ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें झुका ली। आनंद का जवाब शायद वो समझ चुकी थी। आनंद उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कह नहीं सकता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। शायद तुम्हारे प्यार के मुकाबले वो फीलिंग्स कुछ भी नहीं। तुमसे वक्त चाहता हूँ ताकि खुद को समझ सकूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? माहिरा मुस्कुरा दी। वो आनंद के गले लग गई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है। मेरा प्यार मुझे जरूर जिताएगा। आनंद ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ पर रख दिया। शिव सो चुका था और सिद्धि सोफे पर चुपचाप बैठी थी। नजरें बार बार शिव की ओर चली जाती। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। जाहिर सी बात है उसकी हर एक बात शिव से जुड़ी हुई होगी। सिद्धि उठकर कमरे से बाहर निकल गई। इतनी रात गए कौन जागता? सिद्धि सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। उसने नजरें घुमाकर घर के चारों तरफ देखा। क्या ये सब कुछ मेरा भी है? सच में मेरा कोई हक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा न तो कभी हक था और न ही कभी होगी। मैं किसी की जिद थी और आज लगता है उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत मान लिया। मैं नहीं मान सकती। मेरे लिए वो एक रेपिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं। आज तक उस दिन को कोस रही हूँ। मुझे सबके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। काश मैं उस कमरे में न जाती। जानती हूँ आप नशे की हालत में थे, लेकिन उस रोज आपके अंदर इंसान नहीं एक जानवर था। मुझे यकीन नहीं होता कि आपको कुछ भी याद नहीं। मैं भी नहीं। आपको अपने किए का कोई गिल्ट नहीं है? क्या पता मुझसे भी पहले कितनी ही लड़कियां शिकार हुई हो। कैसे यकीन कर लूँ आप पर? सिद्धि इन बातों से अपने अंदर छिपी नफरत को जलाए रखने की कोशिश कर रही थी। खुद से ये सवाल करके वो अपने आप को तकलीफ दे रही थी। सुबह का वक्त दक्ष का कमरा। शिखा कॉफी लेकर कमरे में आई तो उसे दक्ष पर बहुत गुस्सा आया। वो उसे कुछ देर पहले जगाकर गई थी और अब वो वापस से सो गया। शिखा ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और दक्ष के पास चली आई। वो उसे जगाते हुए बोली, दक्ष अब उठ भी जाइए। और कितनी नींद लेंगे? ऑफिस नहीं चलना क्या? दक्ष आंखें खोलिए ना। दक्ष करवट बदलते हुए बोला, बस 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब भी पता है आपको? चलिए उठिए। शिखा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठा दिया। दक्ष ने बुरा सा मुंह बना लिया। शादी करके ही गलती कर दी। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। शिखा उसके हाथ में कॉफी मग पकाते हुए बोली, तो अब आपको अफसोस हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था शादी करने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी, अब नहीं सुनी तो भुगतिए। ये बोल शिखा उठने लगी तो दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो मैं कौन सा सीरियसली ले रही हूँ। रेडी होकर नीचे आ जाए, नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रही हूँ। शिखा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। दक्ष ने भी मुस्कुराते हुए कॉफी का एक सिप लिया। शिव की सुबह सुबह मीटिंग थी, इसलिए वो इस वक्त कॉल पर बिजी था। बाकी घरवाले नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। नंदिता शिव के पास चली आई। शिव, चलकर नाश्ता कर लो बेटा। मॉम, मुझे देर हो रही है। मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे लेकिन तबीयत का तो ख्याल रखा, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, नंदिता ने टोकते हुए कहा। लेकिन शिव न भी रुका। नंदिता निराश होकर नाश्ते की टेबल पर वापस लौट आई। अमर जी ने पूछा, शिव कहाँ है? कोई जरूरत मीटिंग है इसलिए चला गया। नाश्ता भी नहीं किया उसने। कल ही बुखार उतरा है उसका। सेहत का ख्याल थोड़ी न है उसे। मंदाकिनी जी बोली, मुझे लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब उनकी ऐसी हरकतें देखती हूँ तो यही लगता है अभी भी बचपना जारी है। सिद्धि बेटा थोड़ा ख्याल रखना उसका। सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। अमर जी ने सिद्धि से कहा, बेटा अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो चलो साथ में ऑफिस चलते हैं। सॉरी पापा, मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग करनी थी इसलिए आज लीव चाहिए थी। सॉरी, आपसे पहले नहीं पूछा, सिद्धि ने कहा। तो अमर जी बोले, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अमर जी ऑफिस के लिए निकल गए।
नंदिता ने ज्योति से पूछा, तुमने तेजस और इशिता से बात की? वो लोग ठीक से तो पहुंच गए ना? हाँ, सब ठीक से पहुंच गए। कल शायद हॉस्पिटल जाने वाले हैं। इशिता घबरा रही थी। अकेली बच्ची ने इतना कुछ झेला है, उसे डर तो लगेगा ही ना। तेजस उसके साथ हैं, वो उसे संभाल लेगा, मंदाकिनी जी बोली। कुछ देर बाद सिद्धि बाहर चली आई। रिजवान को देख सिद्धि ने पूछा, आप अपने सर के साथ नहीं गए? तेजस सर हैं उनके साथ। उन्होंने कहा आपको अकेले न जाने दूं। चलिए मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए रिजवान ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि ने घबराकर अपने पर्स को कसकर पकड़ लिया। उसे ऑफिस नहीं जाना था। सिद्धि गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। रिजवान जब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो सिद्धि बोली, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही। आप नारायण हॉस्पिटल ले चलिए। हॉस्पिटल? कोई प्रॉब्लम है मैडम? रिजवान के ये पूछते ही सिद्धि बोली, नहीं, बस मैं रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ। रिजवान ने आगे कोई सवाल नहीं किया। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, कहीं ये शिव को तो नहीं बताएंगे ना? और अगर शिव ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या कहूँगी? कोई दूसरा बहाना बनाना पड़ेगा। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? रिजवान ने मिरर से जब सिद्धि को देखा तो महसूस किया वो ठीक नहीं थी। रेड लाइट होते ही गाड़ी रुकी। रिजवान ने बिना पीछे मुड़े कहा, मैडम कोई प्रॉब्लम है तो सर को फोन कर दी। सिद्धि ये सुनकर बिगड़ गई। कोई जरूरत नहीं है, वो मीटिंग में बिजी हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं बीमार तो नहीं तो खामखा परेशान करूं। आप प्लीज चुपचाप गाड़ी चलाए। अगर सवाल जवाब करने हैं तो मैं अभी गाड़ी से उतर जाती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। रिजवान ने माफी मांगी। सिग्नल ग्रीन होते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। सिद्धि ने पहले बार इस तरह गुस्से से बात की थी। रिजवान ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। गाड़ी हॉस्पिटल सामने आकर रुकी। सिद्धि ने रिजवान से कहा, मेरे पीछे कोई गार्ड अंदर नहीं आएगा, आप सब यही वेट कीजिए। ये कहकर सिद्धि गाड़ी से बाहर निकल गई।